हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे मई माह के 4th वीक से सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मई माह के 4th वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहते हैं सभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वही क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, और अगर चैनल और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इस चैनल पर वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जाते हैं और डेली के करंट अफेयर्स के रिवीजन भी कराए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने में से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, ये हो जाएगा साजी यानियम को। साजी यानियम को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि ये साजी यानियम को बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। अगर पूछ ले कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को याद रखना। और इसे भी याद रखना कि अगर आपसे पूछें कि साजी यानियम कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं और इन्हें ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। साजी यानियम ने अपने खेत में 200 से अधिक प्रकार के फसलों का संरक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हल्दी की 40 किस्में हैं, अदरक की 30 किस्में हैं। मतलब एक बड़ी मात्रा में इनके द्वारा विविधता का संरक्षण किया जा रहा है। इसीलिए साजी यानियम को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया जा रहा है। याद रखना कि अगर पूछे जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को याद रखना मनाते हैं। जैव विविधता का अधिनियम क्या है, तो इसका अधिनियम है कब आया। जैव विविधता का अधिनियम कब आया, यह पूछ सकता है। तो याद रखना 2009 में आया था। और पूरे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षा वनों के अंदर है। किस वर्षा वनों में, तो सबसे अधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षा वनों के अंदर है। और इसे भी याद रखना कि अगर पूछे किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, तो बिटली अवार्ड। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिटली अवार्ड को कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बिटली अवार्ड को कहा जाता है। और अगर पूछे कि मुकुलू फोम कहाँ के हैं, तो मुकुलू फोम को याद रखना, ये नागालैंड के हैं, नागालैंड के। और इन्हें हाल ही में बिटली अवार्ड मिला है। ऐसा पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। बिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये अवार्ड नुकुलू फोम को दिया गया। तो आमूर फाल्कन संरक्षण के लिए इन्हें ये दिया गया, ये नुकुलू फोम दिया गया और इन्हें आमूर फाल्कन संरक्षण के लिए दिया गया है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो कौन सा है शीर्ष स्थान पर, इसमें बताना है आपको। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें बताना है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो इसमें याद रखना, ये देश जो रहा, ये सिंगापुर को याद रखना। ये शीर्ष पर सिंगापुर था। तो इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आइए जानते हैं इनके बारे में कि FDI अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों कि सन 2020-21 में कितना FDI आया है, तो 81.72। अगर ये 2021-22 में कितना FDI आया अगर पूछ लें, तो इसे भी याद रखना कि 81 तो इसे याद रखना 81
81 पॉइंट आया था, 81.72। ये FDI इतना आया था, इसे याद रखना 81.72। ये डेटा भी पूछ लेता है तो इस डेटा को याद रखना कि 81.72 आया था। और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये 2000 इतना आया था अरब अमेरिका डॉलर FDI भारत के अंदर आया है। ये अरब अमेरिका डॉलर FDI भारत के अंदर आया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक कहाँ से आया है तो सिंगापुर नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक विदेशी निवेश किस राज्य से आया है तो ये याद रखना गुजरात। पिछली बार की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंदर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इसका फुल फॉर्म है FDI का कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग सोच रहे हैं कि FDI क्या है, तो याद रखना कि जब विदेश से कोई पैसा हमारे देश में आता है और हमारी कंपनी में 10% या उससे अधिक का निवेश करता है, अगर भारत में खरीदती हैं कोई विदेशी कंपनियां, विदेशी व्यक्ति, तो उसे ही FDI कहते हैं। इसे भी याद रखना कि ये अति महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में बजट के अंदर 1 फरवरी 2021 को FDI की जो सीमा है बीमा क्षेत्र के अंदर वो कितना है 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो 74% कर दिया है। याद रखना 74%। अगला पॉइंट इसे भी याद रखना कि अगर पूछ ले रेमिटांस क्या है तो रेमिटांस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि याद रखना कि अगर कोई भारतीय विदेश चला गया और वहाँ से पैसा भेजता है, उसमें जो भारत है वो पहले स्थान पर है, इसे ही कहते हैं रेमिटांस। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी तो रेमिटांस ये विश्व बैंक ने इसे जारी की थी। इसमें पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन है। पहले स्थान पर कौन है भारत, तो दूसरे स्थान पर चीन है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले देशों के मामले में स्थान पर कौन सा है तो सिंगापुर को याद रखना, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 मई 2021 को किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है तो किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है तो इन्हें याद रखना सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया सुबोध कुमार जायसवाल को। ये तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें नियुक्त किया गया है तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है तो सुबोध कुमार जायसवाल को नया डायरेक्टर बनाया गया है। जो IPS हैं इन्हें 2 वर्ष के लिए बनाया गया है। ये भी पूछ सकता है कितने वर्ष के लिए बनाएंगे तो 2 वर्ष के लिए। और किसके स्थान पर तो ऋषि कुमार शुक्ला के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया तो नोट कर लो, एक समिति है जिसमें एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी हैं यहाँ विपक्ष लोकसभा के नेता। और तीसरा इसमें है भारत के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना जी हैं। इन तीनों ने मिलकर इनको क्या किया है कि डिसाइड किया है कि सुबोध कुमार जायसवाल को CBI के नए डायरेक्टर होंगे। अगर आपसे पूछे CBI तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई तो याद रखना 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी। और पहले इसके संस्थापक कौन थे तो DP कोहली जो है इसके पहले संस्थापक थे DP कोहली। फर्स्ट निवेश इसके DP कोहली ही थे। पहले यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था। वर्तमान में ये कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन है। अगर पूछे CBI को शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त होती है तो याद रखना दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946 के द्वारा मिलती है इन्हें, सख्त 1946 के द्वारा।
तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। प्रतिवर्ष हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई याद रखना। हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को प्रतिवर्ष हंगर डे मनाया जाता है। अब ये हंगर डे मनाया जाता है तो ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भूखमरी दिवस कब मनाते हैं? तो 28 मई को मनाते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? तो याद रखना ये 2011 से स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य है भूखमरी को समाप्त करना। ये इसका उद्देश्य है 2021 का इसका उद्देश्य है 2021 का। इसका थीम है कि एक्सिस इंड हंगर। आइए जान लेते हैं कि तीनों ऑप्शन का आंसर। 22 मई को क्या है मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस याद रखना। और भारत से सन 2030 तक ये मलेरिया को समाप्त करना है। अगला है कि 31 मई को तो तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा यह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है नीरागोंगा? तो नीरागोंगा या कांगो को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसको। नीरागोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा यह कहाँ पर है? तो ये कांगो कहाँ पर स्थित है? तो ये कांगो में स्थित है। कांगो, अब ये कांगो में स्थित है। तो अब ये कांगो में स्थित है तो याद रखना कि अब ये कहाँ स्थित है? तो नीरागोंगा जो है ज्वालामुखी, तो याद रखना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। इस ज्वालामुखी की सीमा के अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम बिरुंगा नेशनल पार्क है। ये पार्क गोरिल्ला के लिए प्रसिद्ध है। ये पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोरिल्ला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान यास की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो यास की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये चक्रवाती तूफान? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये बंगाल की खाड़ी से हुई। चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान यास की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बंगाल की खाड़ी से हुई। अब ये बंगाल की खाड़ी से हुई तो सबसे पहले एक तूफान आया था जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम तौकाते था। तौकाते फिर अरब सागर में आया था। अरब सागर में तौकाते आया था। इसका नाम जो है म्यांमार ने दिया। किसने दिया इसका नाम तौकाते? तो म्यांमार ने दिया। इसका मतलब था कि आवाज़ करने वाली छिपकली। दूसरा आया है यास। दूसरा क्या आया है? तो ये यास आया है। दूसरा यास, तो यास को याद रखना। अब ये यास आया है दूसरा यास आया है। कहाँ से आया? तो बंगाल की खाड़ी से आया है। नाम किसने दिया? तो यास का तो ओमान ने दिया। ओमान ने इसका नाम दिया। इसका नाम ओमान ने दिया। अर्थ होता है निराशा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निराशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले इंडियन एक्टर कौन है? तो कौन है पहले इंडियन एक्टर? ये चार ऑप्शन आपके सामने में से कौन करेक्ट होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर याद रखना बी हो जाएगा संजय दत्त। संजय दत्त जो हैं ये पहले व्यक्ति हैं, पहले इंडियन एक्टर हैं जो कि गोल्डन वीजा पाने वाले पहले इंडियन एक्टर हैं संजय दत्त। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है आपको बी हो जाएगा। तो जान लेते हैं कुछ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट जो अगर आपसे पूछ लें कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा कितने वर्षों के लिए लागू होता है? तो याद रखना 10 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए निवास की सुविधा इस वीज़ा से मिलती है। यानी 10 वर्ष तक वहाँ पर रह सकते हैं। याद रखना जीआई टैग भी 10 वर्ष के लिए होता है लागू। जीआई टैग ये भी 10 वर्ष के लिए होता है। पेटेंट को याद रखना, ये पेटेंट जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 20 साल के लिए होता है। गोल्डन वीज़ा 10 सालों के लिए होता है। 10 साल तक रह सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात में जो है 10 सालों तक रह सकते हैं। गोल्डन वीज़ा से 10 साल तक संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं।
गोल्डन वीज़ा डॉक्टर को मिलता है या फिर बिजनेसमैन जो होते हैं उन्हें मिलता है, उनको दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है एक्टर को मिला है, संजय दत्त को। और ऑप्शन सी याद रखना, इसमें है याद रखना कि मनोज बाजपेयी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और धनुष जो है मनोज बाजपेयी को मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और धनुष ये मनोज बाजपेयी को मिला है। इन्हें अब याद रखना कि ये मनोज बाजपेयी को मिला है। तो याद रखना इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? एनी को याद रखना कि इसका करेक्ट हो जाएगा एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ये जो है किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? एनी। तो याद रखना सी, ये करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा CNR राव। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, CNR राव को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है CNR राव को याद रखना। अब जो है अब इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे भी याद रखना कि इस जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है। इसका दूसरा नाम है एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। ये किससे मिला है? तो ये CNR राव को मिला है, इन्हें याद रखना, और इनको मिला है। और इसी को ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। CNR राव को क्यों मिला ये? तो याद रखना ये अवार्ड तो याद रखना कि हाइड्रोजन के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए पुरस्कार दिया गया। ब्रह्मांड में सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन। अगर पूछ ले सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है तो ब्रह्मांड में तो हाइड्रोजन है। अगर आपसे पूछ ले कि CNR राव को क्या भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो हाँ मिला है इन्हें। कब मिला? तो 2013 में मिला। अगर आपसे पूछ ले कि एनी अवार्ड इन्हें कब मिलेगा? तो अक्टूबर 2021 में मिलेगा। अभी ये मिला नहीं है, बल्कि ये मिलेगा अक्टूबर 2021 को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो रोम इटली के अंदर मिलेगा रोम इटली के अंदर। और रोम किस नदी के किनारे है? ये भी तो याद रखना। ये रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम है, ये भी याद रखना कि इटली की राजधानी रोम है। और इसी के साथ अब बाकी तीनों ऑप्शन को भी याद रखना कि ऑप्शन ए है के सिवन कौन है? तो के सिवन जो है इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। के सिवन जो है वर्तमान चेयरमैन है, इनको याद रखना। इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। और इन्हें वान कर्मन अवार्ड मिला है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है के सिवन को? तो इन्हें मिला है वान कर्मन अवार्ड मिला है। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। और अगला ऑप्शन बी में है कि हेमंत कुमार पांडे, इन्हें DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इनको क्या मिला? हेमंत कुमार को कौन सा अवार्ड मिला? तो हेमंत कुमार पांडे को DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ऑप्शन सी में चलिए याद रखना इन्हें क्या मिला? ऑप्शन सी में इन्हें मिला है बेटली अवार्ड नुकुलू को जो है यह बेटली अवार्ड मिला है, बेटली अवार्ड। इन सभी ऑप्शनों को याद रखना। हम नुकुलू को कौन सा मिला? तो नुकुलू को बेटली अवार्ड मिला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। और ये जो है दिया गया नागालैंड के हैं। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बेटली अवार्ड मिला है। क्या? तो ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, यानी इसे जो है बेटली अवार्ड को जो है ये ग्रीन ऑस्कर भी इसे कहते हैं। इसे किसके संरक्षण में दिया गया? तो अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए मिला है। इन किसके संरक्षण में? तो अमूर फाल्कन से संरक्षण में इसे संरक्षण के लिए मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है?
तो बलबीर सिंह सीनियर को याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर बदल कर इसका नाम रख दिया गया है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर हाँ किसके नाम पर, तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है, बलबीर सिंह सीनियर। तो इसे याद रखना कि बलबीर सिंह सीनियर जो है हॉकी के बड़े फेमस खिलाड़ी थे। इन्होंने 1948, 1952, 1956 तीनों ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड पदक जीता। 1952 है 1952 हेलेंसिक में 5 गोल अकेले बलबीर सिंह ने जीता। बलबीर सिंह ने की जो अब तक का रिकॉर्ड है। इन्हीं के नाम पर मोहाली स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह रखा गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया? तो किसने कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अब कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया तो किसने विकसित किया? तो ऑस्ट्रिया ने विकसित किया। तो ये ऑस्ट्रिया में विकसित किया गया है। 1 मिनट में 60 से 100 बार ये जो है ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि तो ये ऑस्ट्रिया में विकसित किया गया है। 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। ये नया दिल ये किससे बना है? तो ये स्टेम सेल से बना है। स्टेम सेल क्या है? तो ऐसी कोशिका है जो पूरा मानव बना सकती है, उसे कहते हैं स्टेम सेल। और याद रखना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगर पूछे किस नदी के किनारे हैं, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर स्थित है। तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मई माह के 4th वीक से जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।